अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं और तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लीक्ड डॉक्यूमेंट शॉक द वर्ल्ड। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2001 में व्लादिमीर पुतिन ने यूएस को बहुत बार वार्न किया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, और इस इशू पर जो बातचीत हुई थी पुतिन और जॉर्ज बुश की, ये यूएस गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी है। आप रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये लोग कहेंगे कि इसको लीक कर दिया गया है क्योंकि रशिया की तरफ से अप्रूवल लिया नहीं गया कि ये डॉक्यूमेंट्स लीक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बट यूएसए ने जो ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट थी, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और व्लादिमीर पुतिन जो उस वक्त बहुत ही नए नए रशिया के प्रेसिडेंट बने थे, साल 2000 में इनका जो टेन्योर है स्टार्ट हुआ था, तो 2001 में आप समझ सकते हैं ही वॉज वेरी न्यू। उस वक्त पुतिन ने जो चिंता शेयर करी थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर, ये यूएसए ने पब्लिक कर दी है। नाउ रशियन पर्सपेक्टिव से कई जो उनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि देखो ये इंटेंशनली किया गया है आज के समय जब रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े बहुत आप कह लीजिए इंप्रूव हो रहे हैं। दोनों कंट्रीज एससीओ के पार्ट है और जगह भी आप कह लीजिए कभी कभी पुतिन और जो शहबाज शरीफ है उनकी मीटिंग होती है। यूएस ऑल टुगेदर रशिया पाकिस्तान रिलेशंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये सारी बातचीत पब्लिक करके। नाउ साल 2001 में जब यूएसए में बिल्कुल एक नए नए प्रेसिडेंट आए थे जॉर्ज बुश, इनका टेन्योर भी शुरू हुआ था बाय द वे इसी साल 2001 में, और व्लादिमीर पुतिन बने थे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया साल 2000 में। दोनों ने फोन पर पाकिस्तान के बारे में क्या बात करी थी ये मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे हमको एक और प्रॉपर इंसाइट मिलती है कि यूएस प्रेसिडेंट्स किस तरीके से साउथ एशिया को और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को देखते हैं। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो सिंपली नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव की जो वेबसाइट है वहां पर जाइए। इधर आप देख पाओगे जो भी बातचीत हुई थी व्लादिमीर पुतिन और जॉर्ज बुश की आपको मिल जाएगी। नाउ ये ट्रांसक्रिप्ट दिखाने से पहले ना आपको एक बहुत ही निराली वीडियो दिखाता हूं। ये एक ऐसा टाइम था साल 2001 से लेकर साल 2008 तक का, जब यूएस और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। रशिया G8 का पार्ट था। जी हाँ, उस वक्त G7 नहीं हुआ करता था, G8 हुआ करता था। और एक बार को तो देखिए जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन ये मिलकर नाचे भी थे। ये इधर आप देख पाओगे पीछे यहां पर व्लादिमीर पुतिन है, ये जॉर्ज बुश, दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स हैं। और देखोगे यहां पे आप किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं। अब आपके माइंड में कई सवाल आ रहे होंगे, मुझे पता है, कि ये तो कभी सोचा नहीं था कि अमेरिकन और रशियन प्रेसिडेंट ऐसे नाच रहे हैं। मतलब वर्ल्ड लीडर्स को वैसे ही नाचते हुए बहुत कम देखा है। ये कौन सा जमाना था? क्या साल 2001 से लेके 2008 के आसपास दुनिया में ये सब हो रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। सिचुएशन उस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इसलिए कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। यही दो देश थे, प्रेसिडेंट्स इकट्ठे नाच रहे हैं, ठीक है। और अगेन जो ये डांस हो रहा है ना, ये ट्रेडिशनल रशियन डांस हो रहा है, ट्रेडिशनल रशियन म्यूजिक के साथ। आज के समय आप सोच नहीं सकते कि कोई यूएस प्रेसिडेंट इस तरीके से नाचेगा। ना हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछे, चेक करो सर बैकग्राउंड वगैरह में कहीं पर जेफरी एप्स्टीन भी कहीं पे बैठा होगा। नहीं, जेफरी एप्स्टीन यहाँ पर नहीं था, होपफुली नहीं था। बट इससे एक आपको इनसाइट मिलती है कि जॉर्ज बुश और व्लादिमीर पुतिन कितने करीब थे। दोनों के अंडर यूएस और रशिया के रिलेशंस कितने इंप्रूव कर चुके थे। कई लोग जानते नहीं है कि 9/11 जो यूएसए के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, 2000 अमेरिकन मारे गए थे। जब 9/11 हुआ ना, उस वक्त परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने अमेरिका को फोन किया था और यह कहा था कि मुझसे जो भी हेल्प आपको चाहिए मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूं, वो थे व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जेन्युइनली चाहते थे कि यूएस और रशिया के रिलेशंस बहुत मजबूत रहें और कभी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें चेंज हो गई। साल 2013 के आसपास यूक्रेन में
वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रशिया को लगा कि अब कुछ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। पहले क्राइमिया कब्जाया और फिर साल 2022 में यूक्रेन पे अटैक ही कर दिया। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई। अगर यूक्रेन का इशू ना होता ना, रशिया और यूएस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो सकते थे, क्योंकि उसकी नींव ऑलरेडी पुतिन और जॉर्ज बुश ने रख दी थी। नाउ सिंस आप पुतिन और जॉर्ज बुश के उस वक्त के जो डायनामिक्स है ये समझ चुके हैं, अब जो ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, ये आपको और प्रॉपरली समझ में आएंगे। अब मुझे पर्सनली ये चीज बहुत अजीब लगती है, भारत ऐसा कभी नहीं करता, कोई भी देश नहीं करता, ना चाइना करता है ना रशिया करता है। आई मीन इवन जापान भी आप अगर देखो, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको पब्लिक के सामने रिवील कर दो, ये बोल करके जी देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, ये इट डजंट रियली मेक सेंस। अगर आपको जेन्युइनली लोगों को फ्रीडम देनी है तो असली में दिखाओ कि जेफरी एप्स्टीन की सारी फाइल्स में कौन कौन था, वहां पर दिखती है फ्रीडम। उधर मत मतलब छुपाओ कि जी ये फोटो डार्क कर दी, ये छुपा दिया, अपने प्रेसिडेंट की जो शक्ल है वो छुपा दी, ये ठीक है। आई मीन अजीब है। कल को मैं यहां पर यही कहूंगा, सरप्राइज मत होइएगा अगर कल को यूएस भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई पुरानी जो कुछ बातचीत हुई हो उसको भी लीक कर दे। खैर इधर आप देख पाओगे डॉक्यूमेंट, मतलब बिल्कुल जो फोन कॉल पर बात हुई है ना, वर्ड बाय वर्ड इसको इन्होंने पब्लिक कर दिया है। पुतिन कह रहे हैं कि आपकी ट्रिप कैसे थी, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश कहते हैं अच्छी ट्रिप थी और लोगों ने सोचा कि मैं यूरोप की परवाह नहीं करता मगर देखो मैं यूरोप होके आया था वगैरह, ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं। और मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर सीधा आऊं उस पार्ट पे जहां पर पाकिस्तान का मेंशन है, तो इधर अब यहां पे आप देख पाओगे, ये यहां पे कॉन्डोलीसा राइस बात कर रही है। ये उस वक्त यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थी, परहैप्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी आई बिलीव। ये यहां पर बातचीत कर रही हैं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हैं और व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन कहते हैं कि मैं ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ईरान आसानी से मिसाइल्स ना बना पाए। आगे ये कहते हैं देयर आर दोज हु वांट टू मेक मनी विद दिस कंट्री इन दिस एरिया। कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईरान के पैसे के बदले में ईरान को कुछ भी बेच देंगे। ऑब्वियसली यहां पर पाकिस्तान की बात ही हो रही है, क्योंकि ए खान ने जैसे आपको पता होगा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ये ईरान को भी बेची थी पैसे के लिए। आगे कहते हैं ऑल्सो आई हर्ड यू वर मूविंग टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद ईरान। मैंने सुना है कि तुम ईरान के साथ रिलेशंस नॉर्मल कर रहे हो। प्रेसिडेंट यूएस के कहते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये ईरान पर बातचीत हो रही थी। फिर अचानक से यहां पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के इशू को लेकर चिंतित हूं। कई इशूज पर बातचीत हो रही थी, क्यूबा पर, जर्मनी पर, कि जी ईरान के मिसाइल्स का क्या करे। यहां पर प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं मैं पाकिस्तान को लेकर बहुत चिंतित हूं। इट इज जस्ट ए जुंता विद न्यूक्लियर वेपन्स। जुंता देखो क्या होता है, जैसे म्यांमार के केस में आपने देखा होगा ये वर्ड काफी बार यूज होता है कि जी जुंता है, वहां पे सरकार तो है ही नहीं। जब एक देश में एक मिलिट्री ग्रुप सरकार को हटा देता है, कहता है कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, सब बस बंदूक के दम पे चलेगा, जैसे पाकिस्तान में लंबे समय से चलता आया है। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ये सब कर रहे थे, आज के समय आसिम मुनीर कर रहे हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक देश है ही नहीं, कुछ वहां पे संविधान, डेमोक्रेसी, लॉ वगैरह कुछ नहीं है, जो आर्मी चाहेगी वही होगा। तो पुतिन ने कहा था कि बेसिकली पाकिस्तान एक जुंता है विद न्यूक्लियर वेपन्स। म्यांमार के केस में फर्क यह है वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो इसलिए म्यांमार के केस को लेकर दुनिया इतनी चिंतित नहीं है। बट पुतिन ने साल 2001 में कह दिया था कि ये देश है अगर दुनिया में तबाही अगर लाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाएगा, तो पाकिस्तान लाएगा। आगे कहते हैं कि इट इज नो डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ना उस वक्त थी ना आज है। और आगे कहते हैं मगर फिर भी पता नहीं क्यों जो पश्चिमी देश हैं पाकिस्तान की आलोचना करते ही नहीं है। शुड टॉक अबाउट इट, इस बारे में बातचीत होनी चाहिए ना। आप यहां से समझ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन किस हद तक प्रो इंडिया थे, और ना सिर्फ प्रो इंडिया, एक्चुअली मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो एक हिपोक्रेसी है ये वेस्ट के सामने लाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया था। बट पाकिस्तान जिस तरीके से ऑपरेट करता है ना, ये यूएस यूरोप को बहुत लंबे समय से सूट करता है। जैसे पाकिस्तान को ये कंट्रोल कर सकते हैं, कल को मान लो इंडिया पे प्रेशर डालना है, रीजन में कुछ और चीज करनी है, ईरान पे अटैक करना है, अफगानिस्तान में कुछ करना है, पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से ये यूज करते हैं कि वो सब बातें इग्नोर हो जाती है पाकिस्तान की। ह्यूमन राइट्स, इमरान खान जेल में है, डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और जब पुतिन ने पाकिस्तान के बारे में बात कही तो उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ जानता हूं पाकिस्तान का इशू है, मगर आगे कुछ बस बोले नहीं उसके बारे में, चुप से हो गए, क्योंकि एम्बैरेसिंग है। उनको खुद पता है
कि पाकिस्तान का जो केस है लिटरली जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है ये दुनिया के सामने उसको एक्सपोज कर देता है। आगे कहते हैं प्रेसिडेंट पुतिन वापस पाकिस्तान के इशू को लेके आते हैं। मैं पाकिस्तान के इशू को लेकर और ऐड करना चाहता हूं कि देखो अफगानिस्तान तो इस वक्त जंग में उलझा हुआ है। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। ये साल 2001 की बात कर रहे हैं। बाद में बिन लादेन ऑफ कोर्स पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। पुतिन ने काफी बार इनडायरेक्टली ये भी एम्फेसाइज किया कि अफगानिस्तान में जो भी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और आई थिंक आने वाले समय में यूएस और ऐसे बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स लीक कर देगा या फिर पब्लिक के सामने रिलीज कर देगा जहां पर पुतिन की जो पुरानी कॉन्वर्जेशंस है रिगार्डिंग पाकिस्तान, रिगार्डिंग अदर कंट्रीज, ये और ज्यादा प्रॉपर इंसाइट देगी कि पुतिन कितना ज्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम थे। मतलब इन्होंने कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देख ली थी कई दशकों पहले। और मेरा मानना यह है आज भी चाहे शहबाज शरीफ से कर्टसी के लिए ये हाथ मिला ले, पुतिन की जो जियोपॉलिटिकल समझ है उसमें पाकिस्तान को आज भी वो एक प्रॉब्लमैटिक कंट्री की तरह देखते हैं। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि क्या पुतिन अपने देश की स्ट्रेंथ बचा पाएंगे। ये सब कुछ देखिए इन दी एंड डिपेंड करता है कि क्या रशिया आने वाले लंबे समय तक एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रह पाएगा। क्या भारत को रशिया की जरूरत होगी, ये भी एक कड़वा सच है। अगर मान लीजिए रशिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है, इनकी यहाँ इनोवेशन इतनी होती नहीं है, अमेरिकन हमको ज्यादा अच्छे ऑफर देते हैं, इजराइल कहता है कि हमारे साथ वेपन्स मैन्युफैक्चर करो, इंडिया रशिया से आगे निकल जाएगा बट अगर रशिया मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजिकली एक सुपीरियर कंट्री रहता है और अपनी इकोनॉमी भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं, आई रियली डाउट कि रशिया से ज्यादा बेहतर जियोपॉलिटिकल फ्रेंड भारत को मिलेगा। आई मीन ऑब्वियसली आप किसी पे 100% भरोसा नहीं कर सकते, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है, बट इनके लीडर्स के जो इंटरेस्ट है और जो सोच है ये इतना ज्यादा अलाइन करती है भारत के इंटरेस्ट के साथ कि कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको कभी भी शी जिनपिंग ये सवाल पूछते हुए नहीं दिखेंगे कि पाकिस्तान में ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्ट कुछ बोलता क्यों नहीं है। अमेरिका तो खैर ऑब्वियसली वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वहाँ पे वो मेरे फेवरेट है, और ये यूएसए की पॉलिसी रही है कई दशकों से, और ये पाकिस्तान को फंड भी करते रहेंगे। पाकिस्तान का जो एजेंडा है बांग्लादेश में उसको भी सपोर्ट करेंगे। सो अगेन दिस इज ए ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। और आप सोच सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की जो वार्निंग थी या जो भी इन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्रयास किया उसको लेकर वेस्ट कितना चुप था। तो आप सोचकर देखिए भारत जब ये सब बातें रेस करता होगा तब अमेरिकन प्रेसिडेंट्स क्या बोलते होंगे ना। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और वैसे मैं फाइनली यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कि करियर 247 की जो 26% सेल है ये आज रात मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास अभी एक गोल्डन चांस है, आप परचेज कर सकते हैं हमारे कोर्सेज एट ए मैसिव 26% डिस्काउंट। ऐसा डिस्काउंट कभी आया नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग दिस डिस्काउंट क्योंकि साल 2026 स्टार्ट होने वाला है। सो देयर इज अ 26% डिस्काउंट। सो यूज़ करिए कोड PD10, सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। एंड पे ना सर ने जो है ना बातें अच्छी की हैं कि शुरू में नहीं अच्छी की, नहीं शुरू में तो वो सारी उनकी कन्वर्सेशन बता रहे थे, लेकिन भाई बात ये है कि भाई कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं वो मुफाद के बुनियाद पे होते हैं। जिसके साथ जिसका कोई मुफाद है, फ़ायदा ले रहा है, तब तक वो उसके रिलेशन बने रहेंगे। जब फ़ायदा जो है वो निकल गया वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जो है ना मैंने ये देखी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की न्यूक्लियर की बात नहीं हुई, ईरान के भी हुई है जी। ईरान के साथ जो है ना रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, वो भी मुफाद के टाइम पे चल रहे हैं, मुफाद के तौर पे चल रहे हैं। क्योंकि ईरान जो है रशिया को दे रहा है जनाब, ड्रोन भी देता है, मिसाइल से भी हेल्प करता है, और भी कई जो चीज़ें जंग के दौरान वो प्रोवाइड कर रहा है जी। और ईरान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ना भाई साहब, वो ये कामयाब नहीं होने दे रहा रशिया। उसको पता कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो रशिया की इम्पोर्टेंस ईरान के लिए भाई कम हो जाएगी। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर सऊदी अरब भी बनेगा, साफ जाएगा। उसने कहना है मैंने बनना है। सऊदी अरब बन गया तो तुर्की भी बनेगा। तो ये अमेरिका हो गया, ये इस ईरान की इम्पोर्टेंस, ईरान के लिए इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी इधर रशिया की। अगर सऊदी अरब न्यूक्लियर बन गया फिर तो अमेरिका जो आज वो
उसकी सिक्योरिटी के जो बिलियन ऑफ डॉलर लेता है हर साल उससे, इस पूरे मुस्लिम खित्ते की, मुस्लिम खित्ते की तक। कतर तक जो लेता है कि भाई मैं आपकी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो 700-800 बिलियन जो उधर से खाता है, वो भाई साहब वो कैसे खाएगा? सारे खत्म हो जो जाएंगे। तेल पे वो कब्जा करके बैठा है वो कैसे? वो खुद अपनी मनमानी करेंगे, डॉलर खत्म हो जाएगा, हाँ। फिर तो रियाल चलेंगे। तो भाई ये जो बड़े कंट्री हैं ये दूसरे छोटे कंट्रियों को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। जी। वो जिस तरह होता है ना कि भाई इस्तेमाल किया, फायदा निकल गया, फिर जो है अब रशिया, और अगर रशिया ईरान को इतना सपोर्ट कर रहा है तो इजराइल के खिलाफ फिर वो क्यों नहीं मतलब इतनी ज्यादा सपोर्ट की? नहीं किया, इतना खुल के सपोर्ट नहीं किया। अगर किया भी अपने थोड़ा बहुत हथियार छोड़ चुके। बेचने हैं भाई साहब। जितने रशिया के पास हैं न्यूक्लियर वो दे दे, फिर टेक्नोलॉजी दे दे। अगर रशिया ईरान का इतना ही सगा है, भाई पॉलिटिकल पाकिस्तान कोई नहीं सगा है, कोई भी नहीं मेरी है। बात सुने, पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसी होता है, इसमें ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन। सिर्फ ये वक्त पे डिपेंड होता है कि जब उनका फायदा निकल जाता है तू कौन मैं कौन। पहला नंबर तो भाई ये भाई अच्छा 9/11 हुआ जी, रशिया ने उधर फोन किया तो भाई एजेंसियों को पता नहीं कि भाई मोसाद ने सारा कुछ करवाया। एजेंसियों ये को पता था कि सारा ये कुछ अमेरिका ने खुद ही ये करवाया। अमेरिका की गेम थी हाँ। कि जो 6-7 अरब कंट्रियों की तबाही उतारनी, उधर आके तेल पे कब्जा करना है। रीजन नहीं था ना आने के लिए, ये उनकी भाई प्लानिंग थी। हाँ जी। जब ये अटैक हुआ उसके बाद जब पूछा गया इराक में पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमने नहीं करवाया, फिर भी तबाह किया और लाखों लोग मारे, लाखों लोग। और पुतन जो है 2000 मरे अमेरिका में, इधर लाखों मार दिए। ऐसी ईरान बात। में मारे, इराक में मारे, सीरिया में मारे, में। शाम में मारे, ये सारों में मारे हैं भाई। अफगानिस्तान में 2 लाख मारा है। पाकिस्तान में कई मरे हैं भाई साहब। तो ये 70,000 तो आबादी मरे शहरी, 80,000। शहरी फिर वो फौज के अलावा 2000 का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो अभी ये तक नहीं सारी हुआ। गेम है भाई। और पुतन जो है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं बोल रहा था कि उनका दोस्त है। पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान से निकाला हुआ है रशिया को, वो भी जख्म नर्स चुका है। असल में गेम ही सारी पावर की है भाई। जी। सिंपल सी बात है। रशिया जो है वो चुपता था अमेरिका को, यूएसएसआर को तोड़ा किसने? अमेरिका ने तोड़वाया। जी। और अफगानिस्तान में जब घुसा हुआ था भाई साहब, अमेरिका ने पैसे दिए थे जो इधर को यूएसएसआर को पीछे धकेलने के लिए। जी। ये हकीकत है, ये किसी की नजर से छुपा नहीं। कोई थोड़ा बहुत बंदा अगर वो कोई हमारे करे तो पता लग नजर जाता है रखता उसी तो वक्त। वो सबको पता है। और अंदाजा लगा लें कि भाई दुनिया के जितने भी कंट्री हैं, जितने भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन हैं, वो तकरीबन सबको अंदाजा है कि भाई इतने इतने किसी के पास हैं। जी। आज तक भाई इजराइल ने भी कभी बताया है? नहीं। पाकिस्तान खतरनाक है जी, दुनिया के लिए खतरनाक है। और इजराइल जो दूसरे कंट्रियों की जगह कब जाता जा रहा है, वो खतरनाक नहीं दिख रहा और किसी को। मासूम लोगों को वो तो मासूम है भाई, हैं? लाखों की तादाद में मार ऐसे ही। रहा है। वो 70,000 मार दिए, वो खतरनाक नहीं है। हाँ जी। अब बाकी कमाल है भाई। तो पता नहीं आधे से ज्यादा तो बीमार वहाँ बल्कि सारे हो गए होने, या बाकी को भूख से गिरे पड़े होने बाकी। और भाई की उन्होंने तो इंतहा इंतहा कर कर दी इस ना। खित्ते में तो उन्होंने इंतहा ही कर पाकिस्तान दी ना। जो है ना, सियासत मैं गंदा बोलूंगा, एक तरह से अच्छा भी बोलूंगा कि भाई खुद को सेफ रखने के लिए अब कई अपनी दफा जान भी तो मजबूरियां बचानी बड़ी है क्या? तारक साहब। मैं अक्सर इधर बैठ के कहता हूँ कि अगर भाई पाकिस्तान वेस्ट के हाथों इस्तेमाल ना हो तो हमारा भी सीरिया, इराक, लीबिया जैसा हालत हो। तो फिर मजबूरियां हैं तो यार। ये जो आज इस्तेमाल हो रहा है भाई मजबूरी है। ये जो सुपर पावर कंट्री है ना, और इस्तेमाल हो गया, ऐसा नहीं कि अपाहिज हो गए भाई, स्ट्रॉन्ग ही हो रहे हैं। जितने हथियार बन रहे हैं देखिए ना, वो अगले ऐसे ही दिन बन गए। नेशनल टीवी पे ये पता कि यूसुफ बोल रहा है स्ट्रांग, भाई साहब ये एक जो है ना दलदल है। चलो दलदल दलदल दो, में लेकिन फंस रहे। लेकिन उसकी निस्बत अब देखो ना, ये हालांकि दुश्मनी है नहीं, बनाई गई है ऐसे ही। इंडिया के लिए ही है ना। हथियार उनके मुकाबले में हम बना रहे हैं, हर साल उनके बराबर आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? कल तक तो हम उनसे आगे थे न्यूक्लियर वेपन में भी, ऐसे ही है। तो वो कहाँ से आ जाते हैं? तो वो बना रहे हैं अपनी आज तक। मैशियत को देख लो फिर। अब अंदाजा लगाएं कि भाई जो अभी मौजूदा टाइम पे चल रहा है ना, रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें
तो रशिया और इंडिया की दोस्ती गहरी है। कोई गहरी नहीं है भाई साहब। इसलिए यकीन माने अपने अपने मफादात नहीं, के लिए, और फ्री में इंडिया को क्रूड ऑयल बिल्कुल नहीं देता है रशिया, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बेचता है। तो भाई दोस्ती, मैं मतलब वही तो बताने जा रहा हूँ। रिलेशन वो मतलब मफादात के लिए ऐसा बस। क्योंकि भाई ये आर्थिक मफादात नहीं, ये लंबे अरसे चलने वाले मफादात हैं। इसलिए कि इंडिया के पास जो हथियार है ज्यादातर वो रशिया दे देता, वो किस लिए, वो भी बैलेंस रखने के लिए कि भाई हालांकि देख लें इंडिया नहीं देता है, नहीं पैसे तो बिजनेस करते तो हैं ना। बिजनेस भी है और उस मजबूरी इंडिया की भी है भाई, बिजनेस कर रहे हैं वो भाई साहब। दोनों की मजबूरी है। लेकिन भाई इंडिया जो है वो रशिया पे भरोसा कर सकता है बजाय दूसरों के। बजाय लेकिन जो अमेरिका। मौजूदा कुछ सालों में जितना चाइना के नजदीक हो है ना भाई, अब साफ जर के अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ दुश्मनी है उसकी रशिया की। और भाई वो दुश्मनी ऐसी है कि भाई वो बस बातों बातों में ये वो दुश्मनी है, बाकी सारा कुछ वो सैंक्शन लगाते हैं लेकिन ये डायरेक्ट वार नहीं करेंगे। ऐसी बात। पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी कोई यूके के साथ जो है रशिया की जंग होने जा रही है, यूके अपनी आर्मी दोबारा तैयार करने जा रहे, वो कुछ नहीं ये नहीं लड़ेंगे, हकीकत बात नहीं लड़ेंगे। लड़ाई किधर होनी, ये अरब कंट्री में होनी, छोटे कंट्रियों को लड़वाएंगे। ये पाकिस्तान और इंडिया में होनी है, चाइना के साथ भी नहीं होनी किसी की लड़ाई। भाई वो स्ट्रांग हो चुका है। ये है भाई, ऐसे ये ताकतवर कंट्री है ना। ये ना एक बुक थी रूल ऑफ लॉ इस तरह करके थी, उसके 48 रूल है कुछ, तो उसके रूलों में कुछ यही होता है कि भाई अगर आपको ताकतवर रहना है ना तो लड़ाई खुद नहीं लड़नी, किसी को इस्तेमाल करना जो लड़ाई। अमेरिका कर रहा है। तो देख लें भाई, और अमेरिका powerful ऐसे country- सबूत उसने तमाम तर कंट्रियों के लीडरों के रखे ब्लैकमेल करने के। और खसूसन बिलखसूस अरबियों के रखे हुए, अरबी उनको कंट्रोल कर अरबी अगर अमेरिका में जाके अयाशियां करते तो उनके भी रखे हुए हैं। सारा कुछ सारा डेटा ये उनके जो पास मौजूद एप्स्टीन है। फाइल जो है वो ये कई लोगों को बदनाम करने के लिए रखी है। ऐसे जी। ही। अब देखें कि ये एप्स्टीन फाइल की बात पहले से हो रही है, अब इलेक्शन के बाद ही इन्होंने खोली है देख हैं? ऐसे ही। हाँ, तो अब फिर बहुत ऐसे ही होता बहुत है। प्लानिंग। हालांकि इसमें एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आया, लेकिन भाई साहब वो पक्का था इस चीज में इन्वॉल्व। ऐसी बात है। जिस तरह का वो बंदा, जिस तरह की उसकी डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो भी खुद भी गे है जैसे। हो सकता है फिर उसको भी हकीकत बात। हो सकता है कुछ उसने भी ऐसी तो चीजें एक की एक एक ऑडियो लीक बड़ी हुई है। अच्छा। हाँ तो तारिक भाई हो सकता है उसको भी कंट्रोल कर रही हो उन्हीं की अमेरिका की एजेंसियां, ताकि ये भी हमारे हिसाब से चले डोनाल्ड ट्रंप भी। तो बाकी भी हिसाब से चल रहा है। डेमोक्रेसी की बात है भाई साहब, रशिया में कौन सी डेमोक्रेसी है हाँ, भाई? दूसरों पर उंगलियां उठाते वो हैं। 2001 से बंदा बैठा हुआ 25 साल हो गए बैठे हुए को, 36 तक कहता है मैंने रहना है। रहना है, बताओ। तो ये डेमोक्रेसी वाला चूरन जो है ना दूसरों को ना ही दे तो अच्छा है। बाकी डेमोक्रेसी भाई अक्सर कंट्रियों में भाई वोट चोरी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ पर वोट चोरी हो वो डेमोक्रेसी नहीं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। हर इलेक्शन नाम की मुतनाज़िया। हाँ। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर इस वक्त दुनिया में कोई खतरनाक कंट्री है ना तो वो भाई साहब एक ही कंट्री खतरनाक है और वो है भाई इजराइल, बस। तो बाकी रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये इजराइल पे ना रशिया अटैक करने वाला भाई ईरान की साइड हो गई ना, ना सवाल ही नहीं कोई पैदा नहीं होता। करता। और भाई बाकी रही बात कि पाकिस्तान को कैसे बचना है भाई, अभी ईरान के ऊपर अटैक करेंगे इजराइल और अमेरिका। कहीं भाई साफ जरा कि आम जनता जो होती है ना उनका माइंड थॉट जो होता है ना वो थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता है। इमोशनल। लेकिन जो कंट्री है ना वो भावनाओं के साथ नहीं चलते, वो सियासत जो है ना पुख्ता और तब चलते हैं। प्लानिंग अब जो ईरान पे अगर अटैक होगा तो भाई पाकिस्तान सीधा अमेरिका के साथ तो लड़ नहीं सकना। अगर ये तो बोले ना पाकिस्तान के मामले, इन्होंने कहना भी अमेरिका पे अटैक कर दो, इजराइल पे अटैक कर दो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेगा तो भाई पाकिस्तान का अपना नुकसान होगा। और ना ईरान पाकिस्तान का सगा है, ना अफगानिस्तान पाकिस्तान का सगा है, ना तुर्की सगा है, अपने अपने मफाद के सगे हैं, बस सिंपल बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।